आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है वरुण और मैं आपका द अर्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम भारत के अंतरिक्ष अभियान की बात करेंगे। हम लोग पूरा इतिहास जानेंगे, सैटेलाइट्स के बारे में जानेंगे और इंडियन स्पेस प्रोग्राम आज़ादी से लेके अब तक क्या क्या हुआ है और भारत ने अब तक कितना ज़बरदस्त स्थान हासिल कर लिया स्पेस टेक्नोलॉजी में, वो हम देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या भारत को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। भारत के दो स्तंभ में दोस्तों, इसरो और डीआरडीओ। मैं इस पार्ट 1 के अंदर इसरो के बारे में बताने जा रहा हूँ आप सभी को। इस वीडियो में मैं केवल इसरो की बात करूंगा। मैं डीआरडीओ के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दोस्तों, ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए मैं इसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में लेके आने वाला हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम पूरा इतिहास जानेंगे भारत के स्पेस प्रोग्राम का। उसके बाद दोस्तों, हम सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजिंग पार्ट होता है, लॉन्च व्हीकल क्या होते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। ये पीएसएलवी क्या है, जीएसएलवी क्या है और सैटेलाइट कैसे काम करती है। जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट में क्या अंतर होता है। जियो स्टेशनरी क्या है, पोलर क्या है और कौन सी सैटेलाइट को किस ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट क्या होते हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और सबसे इम्पोर्टेंट रॉकेट कैसे काम करता है, कितनी स्टेजेस होती हैं। ये सब कुछ मैं आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताऊंगा दोस्तों। तो मेरे साथ इस चैनल पे जुड़े रहिएगा। मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। तो इसके बाद जब भी कोई सैटेलाइट लॉन्च होगी तो आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। 1962 के अंदर एक कमेटी बनी, इनकोस्पार, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, और हमारे स्पेस प्रोग्राम शुरू हो गया था। और 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो बना। और जैसे ही इसरो की स्थापना हुई, भारत के जितने भी स्पेस प्रोग्राम हैं वो शुरू हो गए। यहाँ पे दोस्तों हम दो सुपर हीरो की बात करेंगे, विक्रम साराभाई और भाभा होमी जहांगीर की। दोनों का करियर सेम, सब कुछ सेम, और दोनों की वजह से ही भारत को विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली। अगर भारत में ना तो विक्रम साराभाई होते और ना ही भाभा होमी जहांगीर, तो ना ही भारत में इसरो होता, ना ही डीआरडीओ होता और ना ही एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट होता और ना ही भारत आज एक न्यूक्लियर पावर होता। तो दोनों का ही बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद दोस्तों 1975 में इसरो के साइंटिस्टों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। यहाँ के साइंटिस्टों ने दिन रात मेहनत की। दोस्तों, भारत के साथ प्रॉब्लम ये थी कि भारत को सोवियत यूनियन का सपोर्ट तो था, लेकिन अमेरिका का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था। जबकि अमेरिका उस समय बहुत बड़ी सुपर पावर हो गया था, जो कि पाकिस्तान की तरफ झुक गया था। अब यहाँ पर ऐसा हुआ कि दो ऐसे इवेंट थे जिसने भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमको कुछ ना कुछ करना है। 1962 के इंडो चाइना वॉर और 1965 के इंडो पाक वॉर के बाद भारत को ये पता चल गया कि हम बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं, हमको एक न्यूक्लियर पावर बनना पड़ेगा। और होमी जे भाभा जहांगीर और विक्रम साराभाई ने कन्वेंस कर लिया सबको, सरकार को, कि आपको साइंस के क्षेत्र में कुछ ना कुछ करना ही होगा। दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ था, 1947 की बात है, उस समय साइंस छोड़िए, लोगों के जीने के ही लाले पड़े हुए थे। ठीक है। अब यहाँ पे होमी जे भाभा और विक्रम साराभाई ने ये बोला कि हमें साइंस के क्षेत्र में कुछ ना कुछ करना चाहिए और हमको न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहिए आगे। स्पेशली विक्रम साराभाई ने बोला कि हमें इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहिए। तो उस समय बहुत लोगों ने उसका विरोध किया था कि यार ये क्या, ये सब फर्जी है, हमें ये सब नहीं करना है। उस समय सबने बोला कि हमें स्पेस प्रोग्राम की अभी ज़रूरत नहीं है, हमें तो अभी केवल भारत को डेवलप करना है। भारत में गांव-गांव को डेवलप करो और जितना भी पैसा है वो केवल डेवलपमेंट पे लगाओ, ना कि स्पेस प्रोग्राम्स पे।
दोस्तों, साइंस के क्षेत्र में पैसा ज़्यादा लगता है, इसलिए उस समय के ज़्यादातर लीडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट ने यही बोला कि अभी साइंस को पीछे रखो और पहले एग्रीकल्चर और बाकी सेक्टर्स पे डेवलपमेंट पे ध्यान दो। सरकार में ज़्यादातर नेताओं ने भी बोला कि पहले गरीबों का कल्याण करो, इंडस्ट्री लगाओ। यहाँ पर विक्रम साराभाई, जो कि गजब के इंसान थे, उन्होंने हर किसी को कन्विंस कर लिया कि अगर हम साइंस के क्षेत्र में, स्पेशली स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करते हैं तो गरीब सबसे ज़्यादा अपलिफ्ट होंगे। दोस्तों, विक्रम साराभाई और होमी जे भाभा की कहानी लगभग बिल्कुल सेम है। दोनों ने ही भारत में काम किया। विक्रम साराभाई का जन्म 1919 में हुआ था और ठीक 10 साल पहले 1909 में होमी जे भाभा का जन्म हुआ था। दोनों ने ही अपनी पढ़ाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पूरी की। दोनों ही भारत वापस आए और दोनों ही ने सीवी रमन के गाइडेंस में काम किया। दोनों ही आईआईएससी से जुड़े। दोनों ने ही कॉस्मिक एनर्जी में काम किया। दोनों ही ने ट्राइपोस्ट कोर्स किया। बस फ़र्क इतना था कि विक्रम साराभाई ने नेचुरल साइंस से किया और होमी जे भाभा ने मैथमेटिक्स से किया। तो कहानी दोनों की सिमिलर है। भारत को एक न्यूक्लियर पावर बनाओ, एटॉमिक एनर्जी लाओ। होमी जे भाभा बिल्कुल इस पे अड़ गए थे एकदम। और विक्रम साराभाई बोल रहे थे कि भारत को कुछ भी करके स्पेस टेक्नोलॉजी दो। तो इन दो साइंटिस्टों ने भारत को बहुत ज़्यादा कुछ दिया है। आज भारत में जितने भी साइंटिस्ट इंस्टीट्यूशन है वो इन्हीं दोनों की वजह से हैं। 1945 में भाभा होमी जहांगीर ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इस्टेब्लिश किया और उसके ठीक 2 साल बाद विक्रम साराभाई ने फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में इस्टेब्लिश किया, जब वो केवल 28 साल के थे। तो इसी से पता चल गया था कि ये दोनों कितना ऊपर जाने वाले हैं और भारत के स्पेस प्रोग्राम को कहाँ कहाँ ले जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आखिर विक्रम साराभाई ने स्पेस प्रोग्राम के लिए कन्विंस कैसे किया। दोस्तों, अगर इंडियन स्पेस प्रोग्राम की बात करें तो इसकी सुगबुगाहट बहुत पहले ही उठने लगी थी। जवाहरलाल नेहरू एक बहुत ही विजनरी प्राइम मिनिस्टर थे और जवाहरलाल नेहरू ने विक्रम साराभाई को पूरी छूट दे दी थी कि तुम्हें जो करना है वो करो। 1966 में होमी जे भाभा का बहुत ही विवादास्पद देहांत हुआ था। इनका प्लेन क्रैश हुआ था, टकरा गया था माउंट प्लैंक में। और सबको यकीन है कि ये जो साजिश है ये अमेरिका ने की थी, CIA ने की थी। हमने होमी जे भाभा को खो दिया जब वो एटॉमिक एनर्जी में बहुत ही कमाल का काम कर रहे थे। और उसके ठीक 5 साल बाद हमने विक्रम साराभाई को भी खो दिया जब हमारा स्पेस प्रोग्राम बिल्कुल पीक पे था। तो हमने अपने बड़े बड़े साइंटिस्ट और लीडर्स को पीक टाइम पे खोया है। फिर इसके बाद 1971 में सतीश धवन आए। अगर विक्रम साराभाई ने इंडियन स्पेस प्रोग्राम की नींव रखी, इंडियन स्पेस प्रोग्राम का इन्हें फादर बोला जाता है विक्रम साराभाई को, तो सतीश धवन ने हमारे स्पेस प्रोग्राम को ताकत दी है। और उसके बाद APJ अब्दुल कलाम ने तो कमाल ही कर दिया। अब जब विक्रम साराभाई ने अपना ये प्लान रखा था तब सब लोग यही बोल रहे थे कि ये बेकार है, इसमें क्यों इन्वेस्ट करें हम साइंस में, इससे क्या होगा। सब लोग कह रहे थे कि अब साइंस में हम बाद में इन्वेस्ट करेंगे, अभी फ़िलहाल गांव में इंडस्ट्री को बढ़ाओ, गांव का डेवलपमेंट करो। तब विक्रम साराभाई ने बोला कि अगर इस स्पेस प्रोग्राम से किसी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा तो वो किसानों को ही मिलेगा। आइए अब मैं आपको इंडियन स्पेस प्रोग्राम के कुछ ऑब्जेक्टिव बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो है रिमोट सेंसिंग। बेसिकली रिमोट सेंसिंग के अंदर हम पूरी के पूरी अर्थ को स्कैन करते हैं और उसकी हर इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, कलेक्ट करते हैं। और दूसरा ऑब्जेक्टिव विक्रम साराभाई ने बोला स्पेस प्रोग्राम का वो है मीटरियोलॉजी। मीटरियोलॉजी के अंदर हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं। इसके अंदर बेसिकली हम एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हैं और वेदर फोरकास्टिंग करते हैं। अब विक्रम साराभाई ने बोला कि हम रिमोट सेंसिंग की मदद से और मीटरियोलॉजी की मदद से किसानों की कितनी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। हम किसानों को मौसम के बारे में पहले ही पूर्वानुमान दे सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं कि किस प्रकार क्या वेदर रहेगा और वो अपनी क्रॉप किस प्रकार सही तरीके से ग्रो कर सकते हैं। और इस प्रकार सबसे ज़्यादा मदद इससे हमारे किसान भाइयों की होगी। और दूर दराज के एरिया में हम रिमोट सेंसिंग के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम अर्थ पे किसी भी जगह का तुरंत पता लगा सकते हैं GPS के द्वारा।
इसके द्वारा हम भारत को सशक्त बना सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट हम टेली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आज हमें पता ही है कि पूरा का पूरा सर्विस सेक्टर टेली कम्युनिकेशन पे ही चल रहा है, और इंटरनेट और जितना भी कम्युनिकेशन है सब सैटेलाइट की देन है, जो कि स्पेस प्रोग्राम के द्वारा ही पॉसिबल हो सकती थी। बेसिकली इस प्रोग्राम के 3 ऑब्जेक्टिव थे: रिमोट सेंसिंग, मीटरोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन। विक्रम साराभाई बहुत बड़े सोसाइटल थे, वो एक काफ़ी बड़े एक्टिविस्ट थे और हमेशा अपने को यही मानते थे कि हमेशा सर्वेंट ऑफ साइंस रहो। उनका हमेशा यही मानना था कि साइंस को कभी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों या पैसा बनाने के लिए यूज़ मत करो। साइंस का यूज़ हमेशा विकास के लिए करो, लोगों की भलाई के लिए करो और हमेशा सर्वेंट रहो। और इसलिए उन्होंने स्पेस प्रोग्राम को लॉन्च किया था। इसके बाद 1957 में सबसे पहले सोवियत यूनियन ने अपनी सैटेलाइट लॉन्च कर दी थी, जो दुनिया की सबसे पहली सैटेलाइट थी, स्पुतनिक 1। उसके बाद विक्रम साराभाई एकदम पीछे पड़ गए थे कि हमारा भी स्पेस प्रोग्राम को करना चाहिए हमें भी। और फिर विक्रम साराभाई के इतना कन्विंस करने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इनकोस्पार, द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च को 1962 में इस्टेब्लिश कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने पूरा फुल हैंड दिया विक्रम साराभाई को। और इसके ठीक 1 साल बाद थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर तिरुवनंतपुरम केरला में इस्टेब्लिश हो गया। थुम्बा एक मछुआरों का आइलैंड था, जहाँ पे एक चर्च की बिल्डिंग को रॉकेट लॉन्च करने के लिए चुना गया था। और इसके पीछे विक्रम साराभाई और होमी बाबा जहांगीर दोनों का ही हाथ था, और दोनों के बीच ही बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती थी। विक्रम साराभाई एक साइंटिस्ट तो थे ही, लेकिन इसके साथ बहुत ज़्यादा एक काइंड पर्सन भी थे, बहुत ज़्यादा दयालु थे, पैशनेट थे बहुत ज़्यादा। और इसी के बाद 1969 में इनकोस्पार को ही बदल के इसरो बना दिया गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और विक्रम साराभाई इसके पहले चेयरमैन बने। और ये हमारी कहानी है इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब हम भारत की सैटेलाइट सीरीज़ की बात करते हैं। अगर हम भारत की सैटेलाइट सीरीज़ की बात करें तो इसके अंदर 2 मेजर ऑपरेशनल सिस्टम हैंगे। सबसे पहले इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। इनसेट टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग जैसे कि आपका DTH है या जो भी केबल आता है, और मीटरोलॉजिकल सर्विसेज में यूज़ होता है। और दूसरा ऑपरेशनल सिस्टम है IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इसके अंतर्गत हम मॉनिटरिंग करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट करते हैं, और डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह IRS के द्वारा हम करते हैं। ये दोनों ही सैटेलाइट सिस्टम इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, ताकि हमारा वेदर फोरकास्टिंग, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग और नेचुरल रिसोर्सेज की मॉनिटरिंग बहुत अच्छी तरीके से हो सके। हम अगले पार्ट में देखेंगे कि इसके एप्लीकेशन क्या क्या हैं। डिफेंस सेक्टर में तो ये वरदान है। अब तो भारत ने अपना खुद का GPS सिस्टम भी बना लिया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि रॉकेट कैसे काम करते हैं। दोस्तों, अगर हम सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल की बात करें, SLV, दोस्तों SLV एक कैरियर रॉकेट होता है जो कि सैटेलाइट को ऊपर स्पेस में ले जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, रॉकेट का एकदम बेसिक स्ट्रक्चर है, ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख ही सकते हैं, इसका जो लोअर पार्ट है, लोअर पोर्शन इस रॉकेट का, ये पूरा का पूरा इसका फ्यूल सिस्टम है। रॉकेट को ऊपर जाना है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी इसके फ्यूल सिस्टम से आती है। और यहाँ पे न्यूटन का 3rd लॉ ऑफ मोशन लगता है, जो कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। भैया पूरा का पूरा रॉकेट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करता है। अब क्योंकि रॉकेट को ऊपर पहुंचाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी उसके फ्यूल से आती है। और वो फ्यूल कहाँ से आएगा? लिक्विड ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज़र और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ होता है फ्यूल के रूप में। और उसके बाद इस पूरा का पूरा फ्यूल सिस्टम होता है, जिसको बर्न किया जाता है, और उसके अंदर से भयंकर एनर्जी निकलती है, और हमारा रॉकेट लॉन्च होता है। अब दोस्तों, यहाँ पे रॉकेट की काफ़ी स्टेजेस होती हैं। वैसे तो 2 से 3 स्टेजेस होती हैं रॉकेट की। सबसे पहली स्टेज की बात करें तो वह है फ्यूल सिस्टम। तीसरी स्टेज में फ्यूल को पूरी तरह यूज किया जाता है और रॉकेट को एटमॉस्फेयर के ऊपर ले जाया जाता है। फिर उसके बाद आता है पेलोड सिस्टम,
अच्छा, ये पेलोड क्या होता है? तो आपके पास रॉकेट है और सैटेलाइट है। तो रॉकेट पहले ऊपर जाता है और उसके बाद फिर वो सैटेलाइट को छोड़ देता है। तो जो सैटेलाइट का वेट होता है या मास होता है उसे हम कहते हैं पेलोड। और सैटेलाइट के पेलोड की को ही देखकर हम सैटेलाइट को लॉन्चिंग व्हीकल को भी देखते हैं कि हमें एसएलवी यूज करना है, पीएसएलवी करना है या जीएसएलवी करना है। जितना ज़्यादा पेलोड होता है उस हिसाब से लॉन्चिंग व्हीकल का यूज किया जाता है। तो इसलिए हमें पेलोड के हिसाब से अपने रॉकेट को बनाना पड़ता है कि वो उतना पेलोड ऊपर ले जा सके। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो आपका फर्स्ट फ्यूल स्टेज हो गया और सेकंड पेलोड स्टेज हो गया कि किस प्रकार आपको सैटेलाइट को ऑर्बिट में छोड़ना है। और आखिरी स्टेज होता है आपका ऑर्बिट स्टेज, जो कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर हमें समझना पड़ता है कि आखिर किस प्रकार सैटेलाइट को हम ऑर्बिट में छोड़ें। तो दोस्तों, आप भी कई बार सोचते होंगे कि आखिर जो सैटेलाइट होती है वो अर्थ के चारों रिवॉल्व कैसे करती है, वो अर्थ की ग्रेविटी का नीचे गिर क्यों नहीं जाती। तो बेसिकली उसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई होता है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा रॉकेट के स्ट्रक्चर का बता ही देता हूँ कि जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसमें ये थ्रस्टर जुड़े होते हैं। ये थ्रस्टर का ही काम होता है कि रॉकेट को ऊपर एटमॉस्फेयर में ले जाना। उसके बाद ये थ्रस्टर अलग हो जाते हैं और ओशन में गिर जाते हैं। उसके बाद ही जो इसका सेकंड वाला पार्ट है ये अलग हो जाता है और ये जो पेलोड है ये ऑर्बिट में जाके इस्टेब्लिश हो जाता है, यानी ऑर्बिट में चला जाता है और वहाँ पे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने लगता है। इसके थ्रस्टर और ये जो सेकंड वाला पोर्शन इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि इतनी भारी चीज़ को ऑर्बिट में स्टेब्लिश करना, ऑर्बिट में पहुंचाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अलग हो जाता है। ये केवल पेलोड को ऑर्बिट तक ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आमतौर पर ये जो रॉकेट के थ्रस्टर होते हैं ये बेकार हो जाते हैं, मतलब एक बार यूज करने के बाद इन्हें दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो एलोन मस्क के फाल्कन रॉकेट हैंगे वो रीयूजेबल हैंगे। तो जो एलोन मस्क हैं वो रॉकेट को इस प्रकार से रीडिज़ाइन कर रहे हैं कि जो इसके थ्रस्टर है इनका दोबारा से यूज किया जा सकता है, जिसके द्वारा जो रॉकेट है वो रीयूजेबल बन जाता है और वो दोबारा से लैंड हो जाता है नीचे आके, एक बार पेलोड को ऑर्बिट में इस्टेब्लिश करने के बाद। तो इस प्रकार रीयूजेबल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इसमें हम करोड़ों रुपए बचा लेते हैं, जो कि एलन मस्क इस समय कर रही है उनकी स्पेस एजेंसी, और उम्मीद है कि इसरो भी फ्यूचर में ऐसे ही करेगा। तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आया होगा। तो अब हम देखते हैं कि सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल क्या होते हैं। तो सबसे पहले भारत ने सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का यूज़ किया था, यानी एसएलवी का ही यूज़ किया था। तो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल छोटे रॉकेट होते थे क्योंकि उस समय छोटी सैटेलाइट ही होती थी। भारत की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट थी जो कि 1975 में लॉन्च की गई थी, लेकिन भारत की पहली सैटेलाइट जो कि ऑर्बिट में डाली गई थी वो थी रोहिणी। इसे 1980 में लॉन्च किया गया था और उसके बाद 1975 में साइट्स भी इस्तेमाल हो गया। साइट का मतलब है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, और भारत में केबल आ गया और दूरदर्शन आ गया। तो दोस्तों, भारत ने सबसे पहले एसएलवी का यूज़ किया था, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जो कि अब यूज नहीं होता। अब भारत पीएसएलवी और जीएसएलवी का यूज करता है। और उसके बाद फिर दोस्तों सैटेलाइट का वज़न भारी होता गया और हमारे लॉन्चिंग व्हीकल उसके हिसाब से मॉडिफाई होते गए। जब सैटेलाइट ज़्यादा भारी हो गया तो फिर हमने एएसएलवी का यूज़ करना शुरू कर दिया, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का। और उसके बाद फिर और भारी हुआ सैटेलाइट पेलोड तो हमने पीएसएलवी का यूज करना शुरू कर दिया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का। तो दोस्तों अब इसरो एसएलवी और एएसएलवी का यूज नहीं करता, अब ये पीएसएलवी और जीएसएलवी का यूज करता है। जीएसएलवी का मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और पीएसएलवी मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो दोस्तों इसरो ने अब जीएसएलवी की कई सारी सीरीज स्टार्ट कर दी हैं। तो जैसा कि आप इस फ़ोटो में देख ही सकते हैं कि पहले कितने छोटे छोटे रॉकेट होते थे सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए। उसके बाद इनका साइज़ बढ़ता गया, फिर मीडियम साइज़ रॉकेट आए और फिर उसके बाद ये धीरे धीरे और हैवी होते गए और बड़े होते गए और ज़्यादा इफ़िशियंट होते गए। आप जैसा कि देख रहे हैं फ़ोटो में एएसएलवी एसएलवी कितने छोटे छोटे, फिर उसके बाद पीएसएलवी देखिए कितना बड़ा रॉकेट है, उसके बाद पीएसएलवी, उसके बाद जीएसएलवी, पीएसएलवी से भी ज़्यादा बड़ा,
और अब जो सीरीज़ आ रही है वो है GSLV Mark 3, Mark 4। तो चलिए दोस्तों, अब हम जियो स्टेशनरी और पोलर की बात करते हैं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट क्या होती हैं? तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि अर्थ के दो पोल हैं, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल यानी पोल को ऑर्बिट करे उसे पोलर सैटेलाइट बोलते हैं, और जो अर्थ के इक्वेटर के चारों ओर रिवॉल्व करे उसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, जो कि पोल को रिवॉल्व करती है उसे पोलर ऑर्बिट बोलते हैं, और जो कि इक्वेटर के अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व करती है उसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। तो दोस्तों, जो पोलर सैटेलाइट होती हैं वो मेरिडियंस लाइन को फॉलो करती हैं। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, और इसका टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे में अर्थ अपने एक्सिस पे पूरा घूम जाता है। आपको ये पता है, तभी तो दिन और रात हो रहे हैं। और अर्थ सन के भी अराउंड रिवॉल्व करता है, रिवोल्यूशन करता है एक साल में 365 डेज़ के अंदर। इतना तो आपको पता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जियो स्टेशनरी का मतलब है कि जिस प्रकार से हमारी अर्थ घूम रही है, जिस प्रकार से हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, उसी प्रकार से उसी स्पीड से भी सैटेलाइट इसके चारों ओर रिवॉल्व करती है। जियो स्टेशनरी का मतलब होता है जियोग्राफिकली स्टेशनरी, मतलब कि अर्थ जिस प्रकार मूव करती है और जो सैटेलाइट अर्थ के रेस्पेक्ट में लॉन्च की गई है वो उसी प्रकार मूव करेगी जैसे कि अर्थ मूव कर रही है। तो आइए मैं आपको कुछ फैक्ट्स भी बता देता हूँ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में। तो अर्थ के रोटेट करने का टाइम पीरियड होता है 24 घंटा, तो सेम जियो स्टेशनरी के भी रोटेट करने का जो टाइम पीरियड होता है रिवोल्यूशन का, वो भी 24 आवर्स ही होता है। तो जो इसकी हाइट होती है इस सैटेलाइट की अर्थ के सरफेस से, वो करीबन 36,000 किलोमीटर 36,000 किलोमीटर होती है। और जियो स्टेशनरी को टेली कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, इसलिए जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है वो अर्थ के साथ बिल्कुल सिंक्रोनाइज होती है, उसकी स्पीड, उसका टाइम पीरियड, ताकि जितने भी सिग्नल है हमारे फ़ोन के, टीवी के, वो प्रॉपर फंक्शन करते रहे, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग होती रहे। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। पोलर सैटेलाइट की बात करें दोस्तों, तो ये IRS यानी रिमोट सेंसिंग के लिए यूज होती है, और ये सैटेलाइट जासूसी करने के लिए भी यूज होती है, स्पाइंग करने के लिए किसी दूसरी कंट्री पे। तो दोस्तों, टेली कम्युनिकेशन के लिए जियो स्टेशनरी, और रिमोट सेंसिंग और मीटरोलॉजी यानी वेदर फोरकास्टिंग के लिए पोलर सैटेलाइट यूज़ होती है। तो दोस्तों, आखिरी टॉपिक ऑर्बिट्स के बारे में बात करें तो ऑर्बिट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड 2-3 चक्कर काट ले एक दिन में, तो हम अर्थ के पास वाला ऑर्बिट चूज़ करेंगे। मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि एक दिन में हमारा सैटेलाइट 2 से 3 बार हमारे अर्थ के चारों रिवॉल्व कर ले, उसका चक्कर काट ले 2 से 3 बार, तो हम उसे लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ते हैं, जिसे लियो कहते हैं। और जो लोअर अर्थ ऑर्बिट होती है वो अर्थ के सरफेस से 160 किलोमीटर की हाइट से स्टार्ट होती है और 2000 किलोमीटर तक होती है, यानी 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक होती है लियो, लोअर अर्थ सैटेलाइट, लोअर अर्थ ऑर्बिट। अब क्योंकि जो भी सैटेलाइट लियो यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ी जाती है वो पृथ्वी का एक दिन में 2 से 3 बार चक्कर लगा लेती है, तो इसलिए इसका जासूसी में इस्तेमाल करते हैं, जो कि अमेरिका करता था। भारत अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा ना कर पाए, इसलिए अमेरिका ने अपनी बहुत सारी सैटेलाइट इसी ऑर्बिट में लगा रखी थी, जो कि भारत पे जासूसी करती रहती थी। इसलिए 1998 में जो हमने परमाणु टेस्ट किया था वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करने के कारण किया था। हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई थी उस समय अपने परमाणु टेस्ट करने के लिए, क्योंकि अमेरिका की सैटेलाइट बार बार हम पे जासूसी करती रहती थी। अगर हम लियो के बाद बात करें तो उसके बाद आता है मियो, मिडल अर्थ ऑर्बिट। और मियो की बात करूँ तो इसका जो एलिवेशन होता है वो 2000 किलोमीटर से लेकर 3600 किलोमीटर तक होता है मिडल अर्थ ऑर्बिट का। और तीसरे ऑर्बिट की बात करूँ तो ये हाई अर्थ ऑर्बिट होता है, जिसकी एलिवेशन 36,000 किलोमीटर तक होती है, और इसको जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस भी कहते हैं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट काफ़ी ज़्यादा हाइट पे होते हैं, 36,000 किलोमीटर की हाइट पे होते हैं।
और अगर इसके बाद हम पोलर ऑर्बिट की बात करें तो इसके अंदर भी फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट होते हैं। और पोलर ऑर्बिट के अंदर एक सन सिंक्रोनस ऑर्बिट भी होता है। अगर सन सिंक्रोनस की बात करें तो हम कभी कभी चाहते हैं कि जब सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा हो, ऐसी रोशनी में हम अर्थ पे कुछ स्पेसिफिक जगहों की तस्वीरें ले सकें, तो वो सैटेलाइट के थ्रू लेंगे तो उसे हम बोलते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ये तभी काम करेगी जब सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा हो। अगर अंधेरा है तो ये सैटेलाइट अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और इसके अलावा बात करूं दोस्तों तो हम ऑर्बिट को दो टाइप में भी डिवाइड कर सकते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट जो कि धरती के पास होते हैं और इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये ऑर्बिट समझ आए होंगे और हम इन सैटेलाइट को इन ऑर्बिट्स में ही छोड़ते हैं। हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कि सैटेलाइट एक दिन में 2 चक्कर काटे कि 3 चक्कर काटे या फिर एक दिन में एक ही चक्कर काटे, हम डिफरेंट पर्पस के हिसाब से सैटेलाइट को इन अलग अलग ऑर्बिट्स में छोड़ते हैं। तो दोस्तों ये मेरा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया और पार्ट 2 में हम सैटेलाइट कितने तरह की होती हैं, भारत में IRNSS नाविक ये क्या है, प्रोग्राम क्या है, इनकी एप्लीकेशन क्या है, और भारत के स्पेस प्रोग्राम की जो पूरी की पूरी हिस्ट्री है उसकी टाइमलाइन दूंगा। तब तक आप खुश रहिए, इन्फॉर्मेशन लेते रहिए। मैं आपको अगले पार्ट के साथ जल्दी मिलूँगा।